तो बाइनेंस एक्सचेंज और एफटीएक्स एक्सचेंज की वजह से हमें एक बहुत बड़ा डंप देखने को मिला है क्रिप्टो मार्केट में, और हो सकता है इन दोनों एक्सचेंजेस की वजह से जो मार्केट है और ज्यादा डंप हो आने वाले दिनों में। तो क्या इशू है इन दोनों क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बीच में, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो करंटली क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस अवेलेबल है, उन्हीं में से एक एफटीएक्स एक्सचेंज भी है। तो जब ये एक्सचेंज लॉन्च हुआ था उस वक्त जो बाइनेंस एक्सचेंज है उन्होंने इस एक्सचेंज में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था, बट एफटीएक्स एक्सचेंज को इस बात से प्रॉब्लम थी बिकॉज ये बाइनेंस के अंडर आता था। तो एफटीएक्स एक्सचेंज बाइनेंस एक्सचेंज से अलग होना चाहता था, तो इसीलिए रिसेंटली एफटीएक्स एक्सचेंज ने बाइनेंस एक्सचेंज को उनके फंड लौटा दिए जितना भी बाइनेंस एक्सचेंज ने एफटीएक्स एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया था। तो लगभग अराउंड 2.1 बिलियन यूएस डॉलर के इक्विवेलेंट एफटीएक्स एक्सचेंज ने बाइनेंस एक्सचेंज को पे किया था। अब ये इन्होंने पे किया था बीयूएसडी कॉइन में और एफटीटी टोकन में। जो एफटीटी टोकन है वो एफटीएक्स एक्सचेंज का नेटिव टोकन है, तो जैसे बाइनेंस का बीएनबी कॉइन है तो वैसे ही उनका एफटीटी कॉइन था, तो उसमें इन्होंने पेमेंट की थी बाइनेंस एक्सचेंज को। तो 2020 में एफटीएक्स के सीईओ सैम बैंकमैन-फ्रिड ने, जिनको एसबीएफ के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन शेयर की थी बाइनेंस एक्सचेंज के खिलाफ, सीजी बाइनेंस के खिलाफ और सीजी बाइनेंस की फैमिली के खिलाफ, और तब से ये सारी की सारी प्रॉब्लम शुरू हुई थी बाइनेंस एक्सचेंज और एफटीएक्स एक्सचेंज के बीच में। अब उन ब्लॉग्स में डायरेक्टली एफटीएक्स एक्सचेंज और एसबीएफ का नाम नहीं मेंशन किया गया था, लेकिन इनडायरेक्टली वो एफटीएक्स एक्सचेंज की साइड से ही ब्लॉग और मिस इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी बाइनेंस एक्सचेंज के खिलाफ, बिकॉज एफटीएक्स एक्सचेंज बाइनेंस एक्सचेंज का कॉम्पिटिटर था। और ये बात सीजी बाइनेंस को ऑलरेडी पता चल चुकी थी। सीजी बाइनेंस करंटली वेट कर रहे थे राइट टाइम की। तो जैसे एफटीएक्स एक्सचेंज ने अपने लिक्विडिटी फंड शेयर किए बाइनेंस एक्सचेंज के साथ, तो उसके कुछ ही टाइम बाद सीजी बाइनेंस ने एफटीटी टोकन्स को सेल करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने इसकी इन्फॉर्मेशन एक ट्वीट के थ्रू शेयर की थी। अब इसी ट्वीट के बीच में इन्होंने लास्ट में एक लाइन भी मेंशन की थी, आप यहाँ पर देख सकते हो, बट वी वोंट सपोर्ट पीपल हु लॉबी अगेंस्ट अदर इंडस्ट्री प्लेयर्स बिहाइंड देयर बैक्स ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पर इन्होंने उन्हीं पुराने ब्लॉग्स और मिस इन्फॉर्मेशन को मेंशन किया है। तो एक तरह का रिवेंज लिया सीजी बाइनेंस ने एफटीएक्स एक्सचेंज के खिलाफ। तो ये तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी एफटीएक्स एक्सचेंज की साइड से जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एफटीएक्स एक्सचेंज के सीईओ सैम बैंकमैन ने एक एफटीएक्स एक्सचेंज से पहले भी कंपनी शुरू की थी जिसका नाम था एलामीडा। ये एक ट्रेडिंग फर्म थी। तो बाइनेंस और एफटीएक्स एक्सचेंज के इशू से कुछ ही टाइम पहले एक ब्लॉग शेयर किया गया था जिसमें बताया गया था कि जो एसबीएफ है, सैम बैंकमैन, उनके पास 14.6 बिलियन डॉलर्स की एसेट है जिस पर 7.4 बिलियन डॉलर्स का लोन है। तो एसबीएफ ने एलामीडा कंपनी और एफटीएक्स एक्सचेंज दोनों को ही लॉन्च किया था। तो इसीलिए जो इन्वेस्टर्स है उनको लगता है कि ये दोनों ही कंपनी एक ही तरह से वर्क करती है और दोनों ही एक ही कंपनी है। अब उसका रीजन ये है बिकॉज जो एलामीडा कंपनी है वो एफटीटी टोकन्स को होल्ड करती थी जो एफटीएक्स एक्सचेंज का नेटिव टोकन है, बट एलामीडा कंपनी जितने एफटीटी टोकन्स को होल्ड करती थी जो उनकी डाटा शीट में मेंशन थे, वो टोकन सर्कुलेटिंग सप्लाई से ज्यादा थे। तो फॉर एग्जांपल अगर इनके एफटीटी टोकन की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 1 बिलियन है, बट जो ये एलामीडा कंपनी है ये 2 या 3 बिलियन टोकन्स होल्ड करती थी जो कि कहीं पर भी मेंशन नहीं थे। और अभी इस एलामीडा कंपनी ने उन्हीं टोकन्स के बदले में लोन दिया हुआ था। और अब ये एलामीडा और एफटीएक्स एक्सचेंज कर क्या रहे थे, ये खुद ही मार्केट में जाकर अपने टोकन्स को बाय कर रहे थे। तो ये हायर प्राइस पे अपने ही टोकन्स को बाय कर रहे थे मार्केट में और ऐसे शो कर रहे थे कि जैसे बहुत ज्यादा डिमांड है इनके टोकन की, बट एक्चुअल में एफटीटी टोकन की कोई भी डिमांड नहीं थी मार्केट में। तो एलामीडा कंपनी और जो एफटीएक्स एक्सचेंज है वो इस अकॉर्डिंगली अपने टोकन को मैनिपुलेट कर रहे थे। अब ये सेम ही प्रोसेस सेल्सियस में भी हमें देखने को मिला था। तो इसी वजह से जो सेल्सियस नेटवर्क था वो कोलैप्स हुआ था, वो भी अपने टोकन्स को खुद ही बाय कर रहा था। अब सेल्सियस क्या कर रहा था, सेल्सियस अपने टोकन्स को बाय कर रहा था और अपने टोकन की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर रहा था, या ये उन्हीं टोकन्स के बदले में लोन ले लेता था। तो उसी लोन अमाउंट से ये क्या करते थे, दोबारा से अपने टोकन्स को बाय कर लेते थे हायर प्राइस पर और उसके बाद इन्वेस्टर्स को लोन पर दे देते थे। फिर उससे जो इंटरेस्ट आता था और टोकन्स बाय कर लेते थे। तो इस तरह का सर्कल चल रहा था सेल्सियस नेटवर्क में। तो यही सर्कल हमें एलामीडा कंपनी में भी देखने को मिला जहां पर वो खुद ही अपने टोकन्स को बाय कर रहे थे, उसका प्राइस इंक्रीज करवा रहे थे और एफटीटी टोकन के बदले में वो और ज्यादा लोन ले रहे थे और उसी लोन से दोबारा से टोकन्स को बाय कर रहे थे। तो एफटीटी टोकन की जो एक्चुअल सर्कुलेटिंग सप्लाई थी वो कम थी, लेकिन ऑन दी बैलेंस शीट मतलब जिस अमाउंट के बदले में वो लोन ले रहे थे वो टोकन्स कहीं पर भी मेंशन नहीं थे, बिकॉज वो सर्कुलेटिंग सप्लाई में से टोकन्स नहीं थे, वो एक्स्ट्रा टोकन्स थे। कहां से आए वो टोकन उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो यही कुछ चल रहा था एफटीएक्स एक्सचेंज और एलामीडा कंपनी के बीच में। अब इस सारे के सारे प्रोसेस
प्रोसेस के बीच में सोलाना कॉइन भी इन्वॉल्व था। उसके अलावा 3-4 कॉइन्स और भी इन्वॉल्व थे। सबसे पहला कॉइन है सीरम कॉइन, SRM कॉइन, नेक्स्ट है ऑक्सीजन कॉइन, OXY, उसके बाद है फीड्रा कॉइन, FID, और लास्ट में है सोलाना कॉइन। तो इसी वजह से सोलाना कॉइन में एक बहुत बड़ा डंप हमें देखने को मिला है, बिकॉज SBF के पास बहुत सारे इलिक्विड सोलाना कॉइन्स थे। तो अब यहाँ पर सारी की सारी प्रॉब्लम आ रही है लिक्विडिटी को लेकर। तो जैसा कि अलामीडा कंपनी ने बताया था कि उनके पास $14.16 बिलियन के एसेट है, जिसमें से उन्होंने $7.4 बिलियन के लोन दिए हुए हैं। बट अलामीडा ने ये $7.4 बिलियन का लोन किसको दिया है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बिकॉज प्रैक्टिकली अलामीडा कंपनी के पास तो $7.4 बिलियन अवेलेबल ही नहीं है। इनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर में फंड अवेलेबल नहीं है, बट ऑन पेपर इन्होंने शो किया कि $7.4 बिलियन का इन्होंने लोन दिया हुआ है किसी को। तो यही सारी की सारी कंफ्यूजन है, यही सारी की सारी प्रॉब्लम है। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस की वजह से FTX एक्सचेंज के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना पैसा रिमूव करना स्टार्ट कर दिया और FTT टोकन्स को सेल करना भी स्टार्ट कर दिया। तो टोटली एक तरह का फ्रॉड चला रहा है FTX एक्सचेंज और अलामीडा कंपनी। तो हो सकता है बाइनेंस एक्सचेंज FTX एक्सचेंज को बाय कर ले और इनको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दे, ताकि जितने भी इन्वेस्टर्स है वो अपना पैसा रिमूव कर सके। बट एक बात श्योर है, जितने लोगों को इन्होंने लोन दिया था या जो भी लोन वगैरह वाला अमाउंट है वो सारा का सारा डूबने वाला है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जिनका पैसा टोटली डूबने वाला है, जैसा हमें लूना क्लासिक में देखने को मिला था, सेल्सियस नेटवर्क में देखने को मिला था और 3 एरो कैपिटल में देखने को मिला था। बट अगर बाइनेंस एक्सचेंज FTX एक्सचेंज को बाय नहीं करता तो जितने भी करंटली इन्वेस्टर्स हैं उन सबका पैसा डूब जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप लार्ज अमाउंट में अपने क्रिप्टो एसेट्स को होल्ड करते हो तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर कभी भी होल्ड मत करना, बिकॉज सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, रूल्स एंड रेगुलेशन की। उसके अलावा क्रिप्टो एक्सचेंज वर्क कैसे कर रहा है, कहाँ से उनके पास फंडिंग आ रही है, इसके बारे में भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। अगर एक्सचेंज के पास लिक्विडिटी खत्म हो जाए तब भी आप अपने क्रिप्टो एसेट को विड्रॉ नहीं कर पाओगे। नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो, इस बात को आपको समझना होगा। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप लार्ज अमाउंट में अपने क्रिप्टो एसेट को होल्ड करते हो तो आपको उन्हें किसी हार्डवेयर वॉलेट में होल्ड करना चाहिए। और जो लोग करंटली सोलाना टोकन को बाय करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, सोलाना को करंटली बाय मत करना, इसमें बहुत बड़ा डंप हमें देखने को जरूर मिलने वाला है। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।